खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। 15 अगस्त के मौके पर आज हम एक आपको ख़ास शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो वर्दी में रह करके लोगों को न्याय दिलाए, अब यूनिवर्सिटी से जुड़ करके बच्चों के कैरियर को संवार रहे हैं। हमारे साथ कोई और नहीं, आपके जाने पहचाने शख्स डॉक्टर अखिलेश कुमार जी हैं। आपका स्वागत है सर। 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप भी अपने लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? सबसे पहले तो जो आज़ादी की सालगिरह है कह सकते हैं उसको, उसके लिए मैं पूरे खबर सीमांचल के जो भी दर्शक हैं और पूरे संपूर्ण भारत के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। और आगे हम लोगों को बहुत लंबी दूरी तय करना है, उसके लिए भी मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोगों को पूरा संगठित हो करके जो असली आज़ादी है उसके लिए लड़ना पड़ेगा अभी और हमें। जी बिल्कुल। पहले आप सर मैन इन यूनिफॉर्म थे, अब आप कैजुअल हो गए हैं और यूनिवर्सिटी में चौक डस्टर स्टूडेंट कैरियर की बातें करते हैं, तो कितना फ़र्क है इस लाइफ में? देखिए, कोई बहुत फ़र्क नहीं है। इस पे बहुत सवाल हुए हैं कि मैंने क्यों मतलब पुलिस की नौकरी छोड़ी और क्यों एजुकेशन को चुना है। तो मैं बताना चाहता हूँ इस संदर्भ में कि देखिए, ये जो है ना एक्सटेंशन है मेरा जी। वहाँ मैं भी सोशल सर्विस में था और बहुत स्कोप है, और यहाँ भी सोशल सर्विस ही है। अच्छा। और जो एक्सटेंशन जिसको हम लोग बोलते हैं कि वहाँ एक अनुमंडल में हम लोग सीमित थे, और आप देखिए किशनगंज जिला में संयोग से एक ही अनुमंडल था, तो किशनगंज जिला तक में हम निहित थे, या कह सकते हैं कि वहाँ कॉन्फाइंड थे। आज का डेट में हम पूरे भारतवर्ष के लिए खुले हुए हैं और भारत के बाहर भी कई लोग मुझसे संपर्क में हैं, और मैं युवाओं के ऊपर अभी बहुत काम कर रहा हूँ। और ये एक्सटेंशन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जो मैंने प्लान किया था, और जब मैं नौकरी छोड़ रहा था कि आपके किशनगंज से ही मैं छोड़ा हूँ और वहीं से वापस आया हूँ, तो उस समय जो योजनाएं मैंने बनाई थी और जो भी मैंने प्लान किया था उसके तुलना में कई गुना मैं यहाँ काम कर पा रहा हूँ। अरे वाह, क्या ये खास बात अपने वर्क से एंजॉय कर रहे हैं आप। काफ़ी, ये बड़ी बात है। लेकिन लोगों का ये भी सवाल है कि आप बीपीएससी टॉप किए, उसके बाद फिर एजुकेशन फील्ड में आ गए, ये एक मतलब लोगों को थोड़ा सा मतलब समझने में दिक्कत हो। हाँ, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे बहुत लोग मुझसे प्रश्न करते हैं और बोलते हैं कि अब आपको आराम होगा, लेकिन अगर मेरा रूटीन जानेंगे तो मैं वहाँ की तुलना में दोगुना काम करता हूँ यहाँ। अच्छा। और मेरा सुबह 6 बजे से शुरू होता है और रात के 10-11 बजे तक अभी भी मैं काम करता हूँ। और जो पुलिस में जितना काम करता था लगभग उतना काम अभी कर रहा हूँ, या उससे ज़्यादा ही कर रहा हूँ। वहाँ कभी कभी बीच में हम आराम भी कर लिया करते थे। यहाँ पे मैं कंटिन्यूस काम करता हूँ और अलग अलग सेक्शन में काम है, कभी यूथ के लिए है, कभी सोशल कॉज के लिए है, कभी एजुकेशन के ऊपर में है, और कभी लिटरेचर, मतलब बहुत ही डाइवर्स फील्ड है, और वो करके बहुत खुशी होती है मुझे। और अब ऐसा लगता है कि रियली में क्रिएटिविटी को मैं कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ, जो मेरे अंदर एक पावर था और उसका अब मैं यूज़ कर पा रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपने वर्क से एंजॉय कर रहे हैं। तो सर, डॉक्टर अखिलेश कुमार जी जो हैं वो बीपीएससी क्वालिफाई किए, उसके बाद डीएसपी बने, कई जिलों को ये सर्व किए, बहुत ही अच्छा काम रहा। और इनका लास्ट में मतलब जॉब को क्विट करने से पहले किशनगंज में रहे, और किशनगंज में इन्होंने वहाँ के क्राइम को एक तरह से वो वेनिश कर दिया और आम लोगों से पुलिस को जोड़ा। इंडो नेपाल बॉर्डर से पश्चिम बंगाल बॉर्डर तक को पुलिस की पहुँच बनाई इन्होंने। तो वहाँ की यादें सर आती है या नहीं? निश्चित आती है, और किशनगंज से ऐसा कोई दिन नहीं होता है जहाँ 25 कॉल मेरे पास ना आता। अरे, और ये मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है आज भी। और जब मेरा जन्मदिन था तो मुझे लगता है कि कम से कम 50,000 लोग मैसेज किए वहाँ से मुझे। अरे वाह, क्या बात है। मतलब इससे लगता है कि मैं वहाँ काम किया हूँ सच में। तो ये तो बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन है लाइफ का। बहुत बड़ा। तो अभी पटना यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर अभी जॉब कर रहे हैं सर, और इसके अलावा ये एक मोटिवेटर के तौर पर भी काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में बताइए सर कि किस तरह के बच्चों को आप ट्रेन करते हैं? हाँ, देखिए, मतलब मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। आप कभी मेरे घर गए होंगे तो देखे होंगे कि आज भी वहाँ से मतलब आप देखेंगे परिस्थिति, तो वहाँ से पढ़ के निकलना बहुत मुश्किल काम था। और संजोग था ऐसा, मेरे फादर एजुकेशन से जुड़े थे तो मैं निकल पाया वहाँ से। तो मैं वहाँ जब अपने परिस्थितियों को देखता हूँ तो अपने अनुभवों के आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास मोटिवेशन होता और कुछ मेंटरशिप होते तो मैं और ज़्यादा एक्सप्लोर करता अपने आप को। तो इसीलिए मैंने प्लान किया, और ख़ास करके जो मेरा काम है वो ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे बच्चों के लिए है जो सुविधाहीन है। अक्सर आप देखते होंगे, उसके लिए मैं बहुत काम करता हूँ। और इस बार आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैं मतलब ई लर्निंग के थ्रू जो उनको मदद किया, तो करीब 10-12 ऐसे बच्चे बीपीएससी क्वालिफाई किए जो निहायत ग्रामीण परिवेश से हैं। वो दिन भर खेतों में काम करते हैं, मवेशियों को मतलब सेवा देते हैं, और उसके बाद
उन्होंने बीपीएससी क्वालिफाई किया है और मुझे ऐसा लगता है कि वो फाइनली सेलेक्ट होंगे। तो ये एक बड़ी डिस्ट्रिक्ट से कम आधे दर्जन लड़कियां क्वालिफाई इस बार क्वालिफाई किए हैं और ये बहुत खुशी की बात है कि कम से कम मैं एक वहाँ मोटिवेशन का काम कर पाया। और पहले का रिजल्ट देखिए, मेरे से पहले उतना रिजल्ट नहीं होते थे, लेकिन अब रिजल्ट हुए हैं, तो ये बड़ी बात है। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो सिविल सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हैं, और वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए, वो एकदम ओपन है, मेरा नंबर लगातार फेसबुक पे जारी है, मेरे पेज के ऊपर भी मेरा नंबर डाला हुआ है और कहीं भी वो छुपा हुआ नहीं है। कभी भी आप कॉल कर सकते हैं मुझे, मैं अगर कॉल नहीं उठा पाऊंगा तो कॉल बैक जरूर करूंगा। कोई इसको मतलब एक्सपेरिमेंट भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि केवल नंबर जारी कर दिए और उसको इंटरटेन नहीं कर रहे हैं, मतलब इजीली अवेलेबल है। और आज के डेट में मेरे पास एक्सपर्ट्स का टीम भी है और कई लोग हैं जो नेशन वाइड बड़े कई IAS हैं, IPS हैं, IRS हैं या बिहार प्रशासनिक सेवा के लोग हैं जो मेरे साथ मिल करके जब मैं ये मुहिम चलाया हूँ तो वो आज वो मेरे मुहिम के हिस्सा हैं और उनका बहुत सहयोग मिल रहा है। तो जैसे अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स भी हैं जो जिनके साथ मैं कनेक्ट करता हूं, तो काफ़ी मेंटरशिप पे काम हो रहा है। मुझे लगता है कि ये यूथ को जैसे APJ कलाम का एक सपना था और वो जब मैं उनकी किताब पढ़ा था तभी से मैं सोच रहा हूं कि उनका ये कहना था कि अगर 1 लाख यूथ पॉजिटिव यूथ हर साल जनरेट हों तो अगले 10 साल में भारत को 10 लाख ऐसे यूथ मिलेंगे जो मतलब अलग अलग जॉब सेक्टर में जाके वो बहुत रिवोल्यूशनरी काम कर सकेंगे और वहीं से विश्व गुरु बनने का जो रास्ता है भारत का खुलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम यूथ को तैयार करेंगे तभी हम विश्व गुरु बन सकेंगे और एक जो क्रिएटिव सोसाइटी है, एक जो हारमोनी का सोसाइटी है, वो हम क्रिएट कर पाएंगे। जी जी बिल्कुल। तो सर खुद अब तक की आपकी जो लाइफ है सरकारी स्कूल से सरकारी कॉलेज तक है ना, उसके बारे में बताइए। वो भी एक बड़ा इंस्पिरेशनल स्टोरी है। हाँ, मतलब जो मेरा प्रारंभिक एजुकेशन हुआ है गांव के बहुत सुदूर देहात में, जहाँ हम लोग 10 किलोमीटर पैदल चलते थे, 3 नदी क्रॉस करते थे हम लोग और उस स्कूल से रेणु जी पढ़ाई किए थे। उस स्कूल से मेरा प्रारंभिक शिक्षा हुआ है और अभी मैं सब दिन मैं सरकारी विद्यालय में पढ़ा हूँ। और आज जब मैं सरकारी विद्यालयों की स्थिति देखता हूँ तो मुझे थोड़ा दुख होता है कि आखिर जो हमारे जैसे बच्चे हैं जो सरकारी विद्यालय में पढ़ के इतनी दूरी तक तय किए, तो क्या आज के बच्चे कर पाएंगे? तो उसमें बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह दिखता है और उसके लिए मतलब समाज को भी बहुत आगे आना पड़ेगा और अपनी शिक्षा की मांग करनी पड़ेगी। हम लोग जो अपने नेता हैं हमारे, उनसे हम लोग शिक्षा की मांग करें, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। लोग नहीं समझते हैं और आपके जैसे जब युवा लोग आगे आएंगे तो ये लोगों को समझाएंगे कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं और आप इन चीज़ों को तो बहुत अच्छे ढंग से जानती हैं कि टीचर और एडमिनिस्ट्रेटर में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी अपने जॉब के दौरान किशन में भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपको नज़र आए थे? कुछ सरकारी स्कूल जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। तो आपका जैसे बैरागीहाड़ का स्कूल था, वहाँ हम गए थे हम और इसमें साहब और काफ़ी मतलब, और एक पुठिया साइड में धनगढ़ा, तो काफ़ी स्कूल ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, ऐसे बिहार में मैंने कई स्कूलों को चिन्हित किया है। बेगूसराय में है, समस्तीपुर में है, हम लोगों ने एक प्रोग्राम भी किया था, तो नरपतगंज में भी कुछ स्कूल हैं ऐसे। तो जब अच्छे बन सकते हैं उसी संसाधन में, वही टीचर है, वही सरकार है, वही संसाधन है, तो और लोग क्यों नहीं हो सकते हैं? मोटिवेट होना पड़ेगा। बिल्कुल, समाज को भागीदारी, हाँ, समाज को भी भागीदारी अपनी देनी पड़ेगी इसके लिए, और तभी जाके हम लोग सही चीज़ को निर्मित कर सकेंगे। बिल्कुल। तो हम लोग जिस कैंपस में आज मौजूद हैं इसको लोग सपनों का कैंपस भी कहते हैं, मतलब पटना यूनिवर्सिटी के साइंस कॉलेज में है, इसके बगल में NIT में है। जब आप पटना आए थे तो तब NIT ग्राउंड में खेलते थे, हम लोग भी खेलते थे, और आज पटना यूनिवर्सिटी में है। यहाँ पे आपको अपने इलाके के लोग बहुत कम नज़र आएंगे। जब इन राहों से गुजरते हैं तो आपके मन में वो कौन सी कसक है जो लगती है कि यार अपने इलाके के बच्चे यहाँ नज़र क्यों नहीं आते? हाँ, मतलब जैसे देखिए, हम लोग अगर भारत के नक्शे पे देखें तो एक तो बिहार ऐसे ही एजुकेशन में पिछड़ा हुआ है। अभी हाल के दिनों में जो SDG का रिपोर्ट आया तो एजुकेशन या बाकी बहुत पैरामीटर में बिहार बहुत निचले पायदान पे है। और उसमें भी अगर बिहार में हम लोग कंपेयर करें तो जो हमारा सीमांचल है वो बहुत पिछड़ा हुआ है। और मैं सीमांचल के छात्रों से जो अभी हाई स्कूल लेवल से हैं और कॉलेज के लेवल पे, वहाँ के यूथ से अपील करना चाहता हूँ कि आप एजुकेशन को अपनाएं और हम लोग हैं आपके लिए और आपको हर स्तर पे आपको मदद मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन इस बिल्डिंग को, दरो दीवार को देखते हैं और उस रास्ते से जब गुजरते हैं, अपने इलाके के बच्चे तो बहुत ही
हाँ, रेयर नज़र आते हाँ, बहुत कम है हमारे इलाके के बच्चे, और इस बात की कसक है, लेकिन मेरे लिए तो एजुकेशन है, मैं तो पूरे भारत स्तर पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एक अपना फीलिंग है, उस मिट्टी से है, तो उस मिट्टी में भी उधर के भी लोग अगर आए तो और अच्छा हो। और अभी बहुत काम करने बाकी हैं, और आप लोगों के सहयोग से हम कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग का पूरा सहयोग। लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो अभी तक में हम लोग कई प्रोग्राम कर चुके होते वहाँ तक। तो आगे की क्या क्या प्लानिंग है वो बताइए। हाँ, आगे की प्लानिंग है, अभी मैं किशनगंज से शुरू करूँगा अपना जी, काम। बताइए। और कई बार इस पे चर्चा हुई है, एजुकेशन के ऊपर मैं काम शुरू करूँगा वहाँ। और किशनगंज अब मेरे मतलब समझिए कि ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, और मैं वहाँ बहुत एंजॉय किया अपनी नौकरी को, और बहुत अच्छे से हुआ, और मैं वहाँ से काम शुरू करूँगा और आप लोगों का सहयोग लूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप तो खैर एक पुलिस डिपार्टमेंट में थे ही, टॉप लेवल के ऑफिसर भी थे। किशनगंज में क्राइम का जो मामला है, मेरे हिसाब से या मेरे नज़रिए से, वो और जगहों के मुकाबले में तकरीबन जीरो है। हाँ। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो किशनगंज को आदर्श जिला घोषित किया जा सकता है या नहीं, ये बताइए। हाँ, क्यों नहीं किया। वहाँ के लोग बहुत संजीदा हैं और रूल को मानने वाले हैं। खास बात यह है कि अगर उनको सही से समझाया जाए तो वो हर रूल को मानते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि वो कभी भी रूल को डिसोबे नहीं करना चाहते हैं। इवन बड़े बड़े लॉ एंड ऑर्डर हमने वहाँ देखे, और लोग समझे हमारी बात को। एक बॉयल था, मान लीजिए बॉयल ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद लोग हमारी बातों को समझे, और मुझे लगता है कि वो दूसरे जिलों में इन चीज़ों को जल्दी देखना संभव नहीं हो पाता है, जो किशनगंज में आप देख सकते हैं। लॉ अवॉइडिंग, हाँ, वहाँ पे एक फोर्स है। हाँ, है निश्चित रूप से है। जो सुरजापुरी कल्चर हम लोग बोलते हैं, वो बहुत बढ़िया कल्चर है वहाँ का, और काफ़ी इम्प्रेसिव है। और क्राइम भी तकरीबन नहीं के बराबर। क्राइम मतलब ऑलमोस्ट जो बहुत हीनियस क्राइम है, वो उस तरह का रिकॉर्ड नहीं है वहाँ पे, जो और दूसरे जगह देखने को मिलता है। लेकिन युवाओं की मांग है कि इस लिहाज से, इस नज़रिए से इस जिले को क्राइम फ्री जोन या आदर्श जिला घोषित किया जाए। हाँ, वो तो एक डेटा है, मान लीजिए कि उसके लिए एक मॉडल तो हम लोग उसको प्रस्तुत कर ही सकते हैं। हाँ, बिहार मॉडल के लेवल पे। और खास करके जो अभी वर्तमान एसपी साहब हैं, वो तो बहुत अच्छा काम किए हैं। हाँ, उनके काम तो अभी हाल में हम देख रहे हैं नशा मुक्ति के ऊपर बहुत काम चल रहा है उनका। ई मीटिंग भी उनका बहुत अच्छा चल रहा है। तो नहीं, जैसे किशनगंज के करीब में नक्सल मूवमेंट स्टार्ट हुआ, लेकिन आज तक कभी उनका इफेक्ट नहीं पड़ा। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो फिर सर, हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं, तो हमारे इलाके में बच्चे नवोदय को बहुत कम जानते हैं, सिमुल तल्ला को कम जानते हैं, उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में कम जानते हैं। आज के दिनों में लोगों का रुझान प्राइवेट इंस्टीट्यूट की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये कितना फ़ायदेमंद और ख़तरनाक मानते हैं आप सोसाइटी? बहुत खतरनाक है, मतलब प्राइवेट एजुकेशन तो बहुत खतरनाक है। और हम लोग देखिए, अभी के समय में या कभी भी जो सरकारी एजुकेशन जितना दे सकेगा उतना प्राइवेट कभी नहीं दे पाएगा। सरकारी सिस्टम आपको बहुत चीज़ देता है, केवल वो सब्जेक्ट का ज्ञान ही नहीं देता है, उसके साथ आपको सोसाइटी से जुड़ने के बारे में बताता है। सोसाइटी कंप्लीट, हाँ, मतलब एक एज ए होल आप, मतलब जैसे हम पढ़ के आए तो हमारा अब ड्यूटी है कि हम रिटर्न बैक दें। जो प्राइवेट संस्थानों में इन चीज़ों का सिखलाई नहीं होता है बहुत अच्छे से, वहाँ पे मनी मेकिंग, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग उनका मोटिव होता है, और वो हर चीज़ झलक जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आप साइंस कॉलेज का देखें और आप यहाँ किसी प्राइवेट संस्थान में चले जाइए, आपको वहाँ का वाइब्रेशन, हवा, आपको ऐसा लग जाएगा कि कुछ डिफरेंट है, वो एकदम लग जाएगा आपको। जो चैरिटेबल संस्थाएं हैं और जो मतलब सोसाइटी से लिंक्ड संस्थाएं हैं और जो प्रॉफिट मेकिंग संस्थाएं हैं, वो बिल्कुल अंतर दिख जाएगा आपको। आप JNU घूमिए या DU घूमिए या BHU घूमिए, जामिया घूमिए, AMU घूमिए, ये ऐसी संस्थाएं हैं, या फिर आप गलगोटिया चले जाइए, लवली प्रोफेशनल चले जाइए, तो आपको दिख जाएगा कि देयर इज डिफरेंस। तो वो आप तो खुद IISc में रहे हैं। हाँ, उसके बारे में हम लोगों को ज़्यादा जानकारी ही नहीं है जानकारी। यही चीज़ मतलब ये देखिए, मेरा मतलब जॉब छोड़ के एजुकेशन मानने का एक रीज़न यह भी है कि मैं मतलब चीज़ों को स्प्रेड आउट करना चाहता हूँ, और अपने लोकेलिटी में, और ख़ास करके जो भी सुदूर इलाके हैं वहाँ तक मैं सोशल मीडिया के माध्यम से या डायरेक्ट एक्टिविटी के माध्यम से, और ये कारवा बन रहा है। आप जान के आश्चर्य होंगे कि आज बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं इस मुहिम में, और ये बहुत जल्दी दिखेगा, 2 साल, 4 साल, 5 साल में आपको और अच्छे से दिखेगा कि कितना बड़ा काम हो पा रहा है। बिल्कुल। तो अभी जैसे कुछ सालों तक जमुई सिमुल तल्ला का PSEB में दबदबा रहता था, लेकिन इस बार सीमांचल के बच्चों ने उसे ब्रेक कर दिया। हाँ। ये कितना सेटिस्फैक्ट्री है आपके ये लिए? बहुत बढ़िया है। मतलब देखिए, ये तो बहुत खुशी की बात है। मतलब सीमांचल के कई जिलों से, मतलब मुझे लगता है हर जिलों से कई टॉपर्स हुए हैं, 10th में भी, 12th में भी, और वो उन लोगों का भविष्य भी अच्छा है। कई लोग अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पास हुए हैं, जैसे कैट में भी मैंने देखा एक रिजल्ट, आपके चैनल पे ही देखा था मैं।
कैट में है, बीपीएससी हाँ, में बीपीएससी में है, और आईआईएम जैसे IIT आईआईटी में है, आईआईएम जैसी जगह में है, और कुछ और भी मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफलता है लोगों का। तो ये एक शुरुआत है, और मुझे लगता है कि ये जिस तरह से आप लोग अपने चैनल पे इन चीज़ों को प्रचारित कर रहे हैं, और जिस तरह का आपका फॉलोअर है, तो बाकी लोगों के अंदर भी सपना आ रहा है, तो ये अब मतलब फ्रूटफुल होगा लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा। तो गार्जियन को मतलब ऐसे में आपको गार्जियन को क्या संदेश देना देखिए, चाहिए? गार्जियन को तो हम एक संदेश देना चाहेंगे कि आप सब काम रोकिए, बच्चों को पढ़ाई के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए। अभी आपका पंचायत का इलेक्शन आने वाला है, और आप अपने जनप्रतिनिधि से एकदम एजुकेशन पे पहला बात कीजिए, दूसरा बात हेल्थ पे कीजिए, तब जाके आप राशन पे और बाकी चीज़ों पे बात कीजिएगा, इंदिरा आवास पे। मुझे लगता है कि इंदिरा आवास, राशन या बिजली से भी ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन, सबसे ज़्यादा, और तब उसके बाद सेकेंड ज़रूरी है हेल्थ। इन दोनों पे बात करनी चाहिए, और हम लोगों को मतलब इस पे हम एक बहुत बड़ा मुहिम चलाने वाले हैं, अभी प्री अनाउंस है ये, कि मतलब क्या हमारा मैनिफेस्टो होना चाहिए ये रूरल इसके लिए, पंचायती राज के लिए हम क्या डिमांड करें अपने लीडर से। और मैं यूथ को भी बोलना चाहूँगा कि जिनको भी राजनीति में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, तो वो एक अच्छे एजेंडे के साथ आएँ, जीरो बजट के साथ आएँ। आप अपने कैंपेन में एक भी रुपया खर्च मत कीजिए। आप अपने साथियों के साथ, आपका पंचायत 10 किलोमीटर का होता है, आप पैदल चलिए, नो यूज़ ऑफ एनी मनी। आप जाइए, और कोई खाने पीने का पैसा नहीं देना। अभी वहाँ पे लंच, डिनर और डिप्लोमेसी खूब चल रहा है, तो उससे अपने आप को बचाइए। चाय दुकान पार्लियामेंट बन गया है, तो उसको बचाइए अपने आप को, क्योंकि ये अभी 1 महीना 2 महीना आप किसी का खा लेंगे 2 बार 4 बार, उससे आपका जीवन नहीं चलना है। लेकिन अगर आप एक एथिकल, मान लीजिए हम एक शुरुआत करते हैं, अगर अभी सपोज कीजिए कि हमारे 6000 7000 अगर अच्छे जनप्रतिनिधि ग्राउंड लेवल पे जीत कर आए, तो वो एक रोल मॉडल होंगे। उसी में से कल को सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, तो हमारा राजनीति भी बदलेगा। और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक फ्री, मतलब जब तक बिना लालच के लोग वोट नहीं करेंगे, बिना पैसों का वोट नहीं करेंगे, तब तक वो करप्शन के अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकते हैं। और करप्शन के अगेंस्ट बोलने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले विदाउट एनी करप्शन वोट कीजिए। और करप्शन कई तरह का है, जाति का करप्शन है, धर्म का करप्शन है, पैसों का करप्शन है, खाने पीने का करप्शन है, और मतलब किसी भी तरह का आप प्रिविलेज ले रहे हैं, तो किसी भी लेवल पे आप प्रोटेक्शन ले रहे हैं, तो वो भी एक करप्शन है। तो वो हर करप्शन से दूर होके जब आप वोटिंग करेंगे, तभी आप करप्शन फ्री स्टेट की मांग कर सकते हैं। और ये आवाज़ अब उठनी चाहिए, करप्शन फ्री स्टेट का आवाज़ उठना चाहिए, और हमारा वोटिंग का एजेंडा अगेंस्ट द करप्शन हो, करप्शन हमारा मुद्दा बनना चाहिए। अब रोजगार की भी बात, चलते चलते एक बात ये भी पूछ लें, हमारे इलाके में रोजगार की संभावना है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर के, जैसे तालाब है, खेती बाड़ी है, इसको लेकर के कभी अपर लेवल पर कोई गंभीरता नहीं दिखती है। तो आप तो इलाके में विजिट करते हैं, सालों तक रहे हैं, ऐसे में आपका क्या ऑब्जर्वेशन बनता है, लोगों की क्या मांग होनी चाहिए, ये भी चलते चलते देखिए, जो हमारा बिहार जो है ना, यहाँ हम बड़ा बड़ा इंडस्ट्री कभी नहीं लगा पाएंगे उसके, क्योंकि इंडस्ट्री बड़ा बड़ा होने के लिए एक तो चाहिए बैरन लैंड, जो नहीं है, हमारा सब लैंड एग्रीकल्चरल लैंड है, एक बात। दूसरी बात, जो रिसोर्सेज चाहिए इंडस्ट्री के लिए, वो हमारे यहाँ बिहार में नहीं पाए जाते हैं। हमको कोयला, इस्पात, फलना ढगन सब कुछ बाहर से लाना पड़ेगा। तो अब है कि प्लान करना पड़ेगा कि हमको मतलब स्वरोजगार जनरेट करना है। इसमें गांधी जी का फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा अब एरिया किस चीज़ के लिए एक्सपर्टीज़ है। देखिए, आपका एरिया जूट, किशनगंज जूट है, चाय पत्ती है, अनानास की खेती होता है, बहुत सारी कमर्शियल की एग्रीकल्चर, अभी ड्रैगन फ्रूट का आपका नया चल रहा है। तो इस तरह का जो हम लोग जैसे कैश क्रॉप, हाँ, जो मतलब उसमें मिक्स है, कैश क्रॉप है, फ्रूट क्रॉप है, या मतलब जो मक्का का खेती होता है, फिशरीज होता है, मखाना है, या पानी फल सिंघाड़ा है। तो इस तरह चीज़ों का, हाँ, इन चीज़ों को हम लोग प्रमोट करके स्वरोजगार के लिए बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। जो वहाँ से देखिए ट्रेन भर भर के लोग जाते हैं दूसरे स्टेट्स में, उसको रोका जा सकता है। कम से कम आज के डेट में अगर एक बड़ा प्लानिंग हो तो 70% प्लान तो तुरंत रोक सकते हैं, तुरंत 1 साल 2 साल के अंदर रोक सकते हैं। लॉकडाउन के दरमियान तो हुआ, बहुत सारे लोग बैग फैक्ट्री खोले, बहुत सारे। तो आपको अब ये देखना पड़ेगा कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हमको लगाना पड़ेगा। जो बाढ़ हमारे लिए आपदा है उसको अवसर में बदलना पड़ेगा। उसको हमको मतलब लो लैंड्स को डेवलप करके पानी को, एक तो रूम फॉर वाटर का कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना पड़ेगा। अभी देखिए वहाँ कटान बहुत ज़्यादा है, तो उसके अगेंस्ट भी हम लोगों को एक लॉन्ग मतलब जो दीर्घकालिक योजना है वो बना करके आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर जो उस पर वाटर पे रिसर्च होना, ये तो बहुत बड़ी बात है और नेशनल लेवल की बात है ये सरकार, केवल बिहार सरकार के बूते का बात भी नहीं है। जब तक ये मान लीजिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन नहीं होगा, इंटर स्टेट कोलैबोरेशन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ बंगाल की नदियाँ आती हैं, नेपाल की बॉर्डर भी है, हाँ, तो इन सब चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। हाँ, लेकिन एग्रो बेस्ड जो है
हम लोग काम करके बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। आज तक मान लीजिए सोचिए कि हमको याद है 25 साल पहले कोई पलायन नहीं था हमारे यहाँ से। सब आखिर वो लोग जीते थे कि नहीं? आराम से जीते थे, बहुत शान से जीते थे। आज क्यों पलायन करना पड़ रहा है? इसके कारण कि धीरे धीरे वो ध्वस्त होता चला गया, उसको बचा नहीं पाया हम। जो जूट की इतनी सारी फैक्ट्री थी हमारे यहाँ, सब बंद हो गई। हमारे विराटनगर में कई फैक्ट्री था जूट का, यहाँ से जाता था, गन्ना का फैक्ट्री था, वो सब बंद हो गया। तो इन चीज़ों को तो हम लोग लगा सकते हैं, वापस रिवाइव किया जा सकता है। तो इनके लिए कुछ नहीं हो रहा, मक्का के लिए कुछ नहीं हो रही है। तो इसके लिए हमको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, हम लोगों को मांग करना पड़ेगा। और जब जनता मांग करेगी सशक्त रूप से तो सरकार को सुनना पड़ेगा। आज सुने कल सुने, सुनना पड़ेगा। तो ऐसे में युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? युवाओं से अपील करना चाहेंगे कि आप मुद्दों की बात कीजिए। पहला मुद्दा बनाइए एजुकेशन, दूसरा मुद्दा बनाइए हेल्थ, तीसरा बनाइए स्वरोजगार, चौथा बनाइए करप्शन। इन सारी चीज़ों को मुद्दा बनाइए और नशा के विरुद्ध अपना आवाज़ को बुलंद कीजिए। नशा में इन्वॉल्व मत होइए। लोग आपको फ्री का नशा कराएगा शुरू में, और बाद में फिर आप उसका लत लग जाएगा, आप काम नहीं करेंगे, घर पे ज़बरदस्ती अनावश्यक दबाव डालेंगे, क्राइम में इन्वॉल्व होंगे। एक नशा आपको कितने तरह के गलत चीज़ों की ओर लेके जाएगा आपको अंदाज़ा नहीं है, कितनी तरह की बर्बादी होगी आपको पता नहीं है। तो राष्ट्र के निर्माण में योगदान दीजिए। डॉक्टर अखिलेश साहब की जो सलाह और नसीहत है या फिर जो सुझाव हैं उस पर जरूर अमल की। जहाँ सर चलते आप सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, उन स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे जो हर वक्त गिटिर पिटिर करते रहते हैं? नहीं देखिए, मैं तो कहूँगा अभी नीरज चोपड़ा जैसे स्पोर्ट्समैन ने बोला कि हम 2 साल से सोशल मीडिया से दूर थे, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे। मैक्सिमम टॉपर यही जो पिछले बार का IIT टॉपर था, वो अभी हमारा एक फ्रेंड है, उनका स्टूडेंट, वो लगातार टॉप रहते हैं IIT में। इस बार भी 2 बच्चे 300 में 300 नंबर लाए हैं, मतलब फुल मार्क्स लाए हैं JEE मेन में। तो वो लोग, उनका मतलब मैं उनसे जब डिस्कस करता हूँ तो वो बताते हैं कि वह उनके बच्चों को मोबाइल का एक्सेस नहीं है। तो मोबाइल तो कहीं से भी आपके लिए यूज़फुल नहीं है। अगर आप कोई रखते हैं तो उसका बेस्ट यूज़ कीजिए। जहाँ कोई टॉपिक समझने में आपको दिक्कत होता है तो आप यूट्यूब जाके कंसर्न टॉपिक को सर्च कीजिए, उसको सेकेंडरी 5% ही यूज़ कीजिए। 95% आप बुक के ऊपर जाइए, हार्ड कॉपी पढ़िए। मैं कहता हूँ ऑनलाइन एजुकेशन बहुत अच्छा नहीं है, वो आपको बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करा सकेगा, वो एक सेकेंडरी एडजस्टमेंट है। अभी हमारे पास दूसरा उपाय नहीं है, तो ऑनलाइन एजुकेशन को हम लोग अडॉप्ट किए हैं। ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट कभी नहीं हो सकता है। आप हार्ड कॉपी पढ़िए, उसी से आपको आपकी समझ बढ़ेगी, आपकी समझ विकसित होगी और बहुत सारे आपके हैबिट्स अच्छे बनेंगे। आप मोबाइल के थ्रू पढ़ते हैं, उसके बहाने कई बार आप व्हाट्सएप के, यूट्यूब पे और तरह तरह के जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर आप अपना घंटों समय व्यतीत करते हैं, जो आपके लिए एकदम अनिष्टकारी है, आपके लिए अहितकारी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज़रूर इस पर ध्यान दीजिएगा। जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपके लिए आसान भी है तो ख़तरनाक भी है, अच्छे हैं तो बुरे भी हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको समझना है, अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। ये थे डॉक्टर अखिलेश कुमार जी, जो अपनी मेहनत के बल पर इस मुकाम तक पहुँचे हैं और हज़ारों स्टूडेंट का प्रेरणा के स्रोत बने हैं। आप भी बनिए, हमारी दुआएं आपके साथ है। शुक्रिया, थैंक यू।